हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक नया पाठ के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम लोग 12वीं क्लास के लिए एक नया चैप्टर पाठ 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवक कुमार बच्चो। जीवक कुमार बच्चो सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय से लिया गया है। यह कथा राजगृह से संबंधित है। जीवक कुमार बच्चो, इस पाठ का नाम इसलिए पड़ा कि जीवक बुद्ध काल में एक बहुत बड़े वैद्य थे। तो जब वो जीवित अवस्था में मिले थे, हालांकि इसके डिटेल में बाद में बताऊंगा, जीवित अवस्था में मिलने के कारण इनको जीवक कहा गया और कुमार अभय के द्वारा पोषित होने के कारण कुमार बच्चो कहा गया। तो जीवक कुमार बच्चो उस महान वैद्य की कथा से, वैद्य के जीवन से संबंधित है। यह कथा उस समय की है जब भगवान बुद्ध राजगृह के वेणुवन में विहार कर रहे थे और उसी समय ये जो कलंग कनिवाप में विहार कर रहे थे और उस समय उस राजगृह में बिंबिसार नामक राजा राज कर रहे थे। तो राज कार्य के निमित्त कोई अधिकारी, उनका एक नैगम था, वो वैशाली जाता है और वैशाली की सुंदरता से काफ़ी प्रभावित हो जाता है। वैशाली नगरी, जहाँ वज्जी संघ था, काफ़ी खूबसूरत थी। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे ये 7,777 कूटागार थे, इतना ही आराम गृह था, इतना ही वहाँ पुष्करणियाँ, मतलब तालाब, छोटे छोटे सुंदर सुंदर तालाब थे, जो वहाँ के दृश्य को और भी खूबसूरत बना देते थे। नैगम जो राजगृह से अपने काम के लिए वैशाली गया था, वहाँ वैशाली की सुंदरता से, उसकी समृद्धि से प्रभावित तो हुआ ही, वहाँ एक चीज़ और, अम्बपाली गणिका के नृत्य से भी काफ़ी प्रभावित हुआ, जो राज नर्तकी के रूप में थी अम्बपाली गणिका और काफ़ी सुंदर थी, नाच गाने में काफ़ी निपुण थी। वो अधिकारी जब वैशाली से लौटकर राजगृह आता है तो अपने राजा बिंबिसार के पास जाकर कहता है कि हे देव, क्यों ना हम भी राजगृह में एक गणिका रखें जो यहाँ के वैभव को और बढ़ा दे। बिंबिसार ने कहा कि ठीक है, तुम एक सुंदर, एक रूपवती नारी का चयन करो और उसे गणिका के रूप में रख लो। और इसी दरमियान एक सालवती नामक युवती, जो रूपवती भी थी, सुंदर थी, उसका चयन होता है। उसे कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है नाचने गाने का और उसे गणिका के रूप में रख लिया जाता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि वो सालवती जो गणिका रखी गई वो किसी भी पुरुष के उत्सव में या उसके समारोह में भाग लेने के लिए जा सकती थी। उसका एक शुल्क था, उस शुल्क को लेकर वो किसी भी निवासी के यहाँ, राजगृह के निवासी या ग्रामीण या फिर किसी अधिकारी के यहाँ जा सकती थी। जब नैगम वैशाली गया था तो उस समय अम्रपाली गणिका का शुल्क 50 करसापुर था, लेकिन यहाँ सालवती अपने एक रात का शुल्क 100 करसापुर लिया करते थे और वो किसी के साथ किसी के यहाँ रात गुजारने के लिए चली जाती थी। इसी बीच जब उसे कई जगहों जाना पड़ा, कई लोगों से मिलना पड़ा, इसी बीच वो गर्भवती हो जाती है। तो वो चिंतित हो जाती है कि गर्भवती स्त्री को पुरुष पसंद नहीं करते, इसलिए क्यों ना बीमार होने का बहाना बना लिया जाए। वो अपनी दासी को कहती है कि अगर कोई आएगा और मेरे बारे में पूछेगा तो तुम कह देना कि अभी वो स्वस्थ नहीं हैं, बीमार हैं, सालवती बीमार हैं, इसलिए वो आपसे नहीं मिल सकते। इस तरह से सालवती ने अपने उस गर्भ को पूरा करने के बाद बच्चे को जन्म दिया और चुपके से उस बच्चे को बाहर कूड़ेदान पर अपने दासी के द्वारा फेंकवा दिया। क्योंकि वो जानती थी कि अगर लोगों को पता चल जाएगा कि ये सालवती का पुत्र है तो सालवती के व्यापार पर उसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए चुपके से उसने उस बच्चे को एक सूप में रखकर वस्त्र से लपेटकर एक कूड़ेदान पर फेंकवा दिया गया। संयोग से उसी रास्ते से कुमार अभय गुजर रहे थे। वहां पर कौवे भीड़ लगाए हुए थे, घेर करके चोंच मार रहे थे। कुमार अभय ने अपने साथी से कहा कि वहां क्यों इतने कौवे भीड़ लगाए हुए हैं, वो चोंच मार रहे, पता करो कि क्या बात है। साथी वहां जाता है, कुछ लोग भी जुट जाते हैं और पता चलता है कि एक बच्चा है जो नवजात है, उसी पर ये कौवे चोंच मार। कुमार को बड़ा दुख हुआ, अरे किसने ऐसा किया, जाओ उस बच्चे को उठाकर ले आओ और मेरे अंतःपुर में मेरे दासियों को इसे पोसने के लिए दे दो। चूंकि वह बच्चा जीवित था इसलिए जीवक नाम पड़ा और कुमार अभय के द्वारा उसे अपने दासियों के द्वारा पोषित करने के लिए भेजा गया, पालन पोषण करने के लिए भेजा गया, इसीलिए कुमार बच्चों नाम पड़ा, जीवक कुमार बच्चों। समय के अनुसार जीवक कुमार बच्चों बड़ा होने लगा। बड़ा होने के बाद एक समय ऐसा आया कि वह कुमार अभय के पास
गया और पूछा कि महाराज, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है? कुमार ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारी माँ को नहीं जानता, लेकिन मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है, इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूँ। दीपक कुमार को लगा कि तब मैं लगता है कि इस राज घराने से नहीं आता हूँ, मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा कुछ शिल्प का काम सीखना चाहिए जिससे मैं अपना पेट भर सकूं, अपने जीवन को ठीक से चला सकूं। शिल्प का नाम यहाँ लिया गया है, मतलब टेक्निकल काम, तकनीकी कार्य। इससे यह प्रतीत होता है कि उस काल में भी लोग तकनीकी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देते थे, क्योंकि जो भी व्यक्ति, जो भी विद्यार्थी यदि कोई तकनीकी शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे खाने पीने की कमी नहीं रहेगी, वो अपने परिवार का जीवन आसानी से निर्वहन कर सकेगा। तो वो तकनीकी शिक्षा पाने की इच्छुक युवक कुमार वैसे कहता है कि मैं तक्षशिला जाकर आयुर्वेद के बारे में जानना चाहता हूँ, चिकित्सा से संबंधित ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ, क्योंकि तक्षशिला में एक बड़े आचार्य के बारे में युवक को पता चल गया था। और बताना चाह रहा है कुमार अभय को, लेकिन वो उसे लगता है कि पता नहीं मुझे जाने दिया जाएगा या नहीं। वहाँ से तक्षशिला के लिए चुपके से रवाना हो जाता है। तक्षशिला जाकर आचार्य से मिलता है और कहता है कि हे आचार्य, मैं यह शिल्प सीखना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे बता दें। आचार्य तैयार हो जाते हैं और लगभग 7 वर्षों तक लगातार सीखने के बाद युवक कुमार के मन में ऐसा भाव आता है कि अरे मेरी पढ़ाई कब पूरी होगी, 7 वर्ष बीत गए। तो आचार्य से कहता है कि हे आचार्य, 7 वर्ष बीत गए, मैं इतना तन मन से पढ़ रहा हूँ, अभी तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। आचार्य ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा ले लेता हूँ, अगर तुम उसमें पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से छुट्टी दे दूँगा। तब ये माना जाएगा कि तुम इस शिल्प का उपयोग कर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर लोगे। ठीक है, तो ठीक है, ऐसा करो युवक कि तुम और तुम्हारे साथ जो लोग हैं, जितने विद्यार्थी हैं, सब लोग आएँ और एक झोला और एक खंती, खोदने वाला खंती लेकर इस तक्षशिला के 1 योजन चारों ओर तक घूमें और उन्हें जिन्हें भी कोई वैसी चीज मिले जो औषधि के रूप में प्रयोग ना हो, उसे लेकर आए। सब लोग गए खंती और थैला लेकर के, कोई कुछ, सब लोग कुछ न कुछ अपने थैला में लेकर आया, लेकिन युवक बिना कुछ लिए ही लौट आए। आचार्य ने पूछा कि युवक क्या लाए हो? कहा कि मुझे तो कुछ ऐसा अवैसज्य मिला ही नहीं।
जिससे कोई औषधि तैयार ना होती हो, इसलिए मैंने कुछ नहीं लाया। और आप लोग अन्य विद्यार्थियों से पूछते हैं आचार्य, तो सब लोग कुछ न कुछ दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि जीवक कुमार परीक्षा में पास होते हैं और आप लोगों को अभी 1 साल और पढ़ना होगा, क्योंकि इनको सभी औषधियों का ज्ञान हो गया है और ये इस शिल्प को ठीक से जान गए हैं। इसलिए जीवक कुमार अब यहाँ से जा सकते हैं। आप लोग अभी 1 साल और पढ़ें। जीवक कुमार को कुछ पाथे मतलब रास्ते का खर्च देकर आचार्य विदा करते हैं। लेकिन अब तक्षशिला से राजगृह काफ़ी दूरी है, काफ़ी दूरी थी उस समय भी, और कोई साधन तो था नहीं कि अपने या तो पैदल आएंगे या फिर घोड़ा से या रथ से अगर साधन हो तो, नहीं तो सबके पास तो साधन था नहीं, पैदल लोग चलते थे। पैदल ही आते आते जब वो साकेत के निकट पहुँचे, साकेत आज का अयोध्या के पास पहुँचे, तो उनका पाथे मतलब रास्ते का खर्च समाप्त हो गया। तब उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं अपने शिल्प का प्रयोग कर कुछ धन अर्जन करूं। साकेत नगरी में प्रवेश कर वो खोजने लगे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो किसी रोग से, किसी बीमारी से पीड़ित हो, मैं उसका इलाज करूं और बदले में जो मुझे मिलेगा उससे मेरा रास्ते का खर्च निकल जाएगा। जाते जाते उन्हें पता चला कि एक व्यापारी की पत्नी, सृष्टि की भार्या जो कहा जाता है, व्यापारी की पत्नी बीमार है, कई वर्षों से बीमार है, उसके सिर का दर्द जा ही नहीं रहा है। उन्होंने दरबान से कहा कि जाकर तुम कह दो कि एक वैद्य आए हैं, आपका इलाज करना चाहते हैं। दरबान जाकर सृष्टि की पत्नी से कहता है, तो सृष्टि की पत्नी पूछती हैं कि वो किस तरह से दिखता है। दरबान कहता है कि वो तो अभी तरुण है, मतलब अभी युवा है, युवा लड़का है। तो सेठाई जो है वो कहती है कि यहाँ तो बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े डॉक्टर सब फेल हो गए, ये तरुण क्या कर पाएगा। यही बात जाकर के कह देता है दरबान जीवक से। फिर जीवक कहते हैं कि जाकर कह दो कि अगर जब तक सेठानी ठीक नहीं होगी मैं 1 पैसा नहीं लूँगा। सेठानी ठीक हो जाएंगी तभी वो जो उनके मन में आएगा वो देंगी, मैं मांगूंगा भी नहीं। सेठानी से जाकर दरबान कहता है। दरबान की बात सुनकर वो कहते हैं कि ठीक है, बुलाओ, उस वैद्य को बुलाओ और वो मेरा इलाज करें। जीवक जाते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं और कहते हैं कि आप हमें 1 पसेरी शुद्ध घी की व्यवस्था कर दें। 1 पसेरी का मतलब 5 किलो। मैं इसमें औषधि मिलाकर, जड़ी बूटी मिलाकर आपका इलाज करूँगा। 1 पसेरी घी मंगाया जाता है। जीवक उसमें विभिन्न तरह की औषधियाँ मिलाकर उसे खौलाते हैं और खौलाने के बाद सेठानी को कहते हैं कि आप खटिया पर लेट जाइए, सीधे लेट जाइए, उतान जिसको हम लोग कहते हैं, उतान लेट जाइए। और उतान लेटने के बाद वो जीवक कुमार उस घी को सेठानी के नाक में डालना शुरू करते हैं। जिस साइड में दर्द रहता है उस नाक में डालना शुरू करते हैं।
नाक में घी डाला गया तो मुंह से निकलना शुरू हो गया। मुंह से निकला तो नीचे आदमी थूक देगा, लेकिन सेठानी थूक नहीं रही है, अपनी दासी को कहती है कि जल्दी से कोई बर्तन ले आओ, उसमें मैं थूकूंगी, इस घी को एकत्र करो। युवक समझ जाते हैं कि तो बहुत बड़े कंजूस मालूम पड़ती है, कृपण है, क्या हमको शुल्क देगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इलाज कर देता हूँ। जब ये बात सोच रहे होते हैं तो सेठानी की नज़र उनके चेहरे पर पड़ती है और वे भांप जाती है कि इस वैद्य को लग रहा है कि मैं इसे इसका शुल्क नहीं दूंगी। सेठानी कहती है कि देखो वैद्य, आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि मैं एक गृहिणी हूँ और किसी भी वस्तु का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, संयम पूर्वक उसका प्रयोग कहाँ करना चाहिए, इस चीज़ को मैं जानती हूँ। ये जो घी निकल रहा है इसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग घोड़साल में दीपक जलाने के लिए होगा, इसका प्रयोग दास दासियों की फटी एड़ियों में लगाने में प्रयोग होगा, इसका उपयोग हो जाएगा। ऐसे नाली में चला जाएगा तो इसका क्या उपयोग होगा। युवक सुन लेते हैं, देखिए हाँ ये तो बात सही है। जो कुशल गृहिणी होती है वो अपने घर के वस्तु को यूं ही फेंकती नहीं, उसका सदुपयोग करती है, क्योंकि हर चीज़ काम आने वाली होती है, कोई भी चीज़ फेंकने वाली नहीं होती है। आपको ये आना चाहिए कि उसका हम उपयोग कैसे करें। तो ये क्रिया करने के बाद सेठानी ठीक हो जाती है। सेठानी ठीक हो जाती है तो सब लोग खुश होते हैं उस घर में। वो सृष्टि जो व्यापारी हैं वो भी खुश होते हैं, सेठानी भी खुश होती है, उनका पुत्र खुश होता है, उनकी बहू खुश होती है और सब लोग खुश होकर के सृष्टि 4000 रुपये देते हैं। जो बीमार पत्नी थी वो भी 4000 का सापड़ देती है, पुत्र 4000 का सापड़ देता है, बहू 4000 का सापड़, 16000 का सापड़ उनको मिल जाता है। दास दासी और एक अश्व से घोड़ा से जुता हुआ रथ भी दिया जाता है कि इन जो और भी उपहार दिए जा रहे हैं उसको आप उस रथ पर रख के आप घर ले जाएं। जीवक कुमार कहते हैं कि इतना मैं क्या करूँगा भाई। अगर नहीं ये उपहार है, ये खुशी से सब लोग दे रहे हैं, इसे आप ले जाइए। जीवक कुमार को खुशी खुशी सब लोग विदा करते हैं और वो इसलिए भी ज़्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने पहली बार अपनी शिल्प का प्रयोग किया जो उन्होंने सीखा था, और उसके प्रयोग से बढ़िया रकम कमा लिया, बढ़िया शुल्क कमाया और रोगी को ठीक कर दिया। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, इसका मतलब कि मैंने सही शिक्षा ग्रहण किया है। और जाकर के जब वापस जाते हैं, राजगृह लौटते हैं, तो कुमार अभय से मिलते हैं और कहते हैं कि आपकी कृपा से, आपके सहयोग से आज मैं एक वैद्य हो गया हूँ, और रास्ते में मैंने एक सृष्टि की पत्नी का इलाज किया, उसके बदले में ये सब कुछ मिला है। ये सब आप ले लीजिए, आपका है, क्योंकि आप नहीं मुझे सब कुछ बनाया है, आप नहीं होते तो मैं नहीं होता। मैं आगे नहीं जीवक, ये सब तुम्हारा है, तुम्हारे कर्मों का फल है, और ये सब तुम लेकर तुम मेरे अंतःपुर में ही एक मकान बनाओ और उसी में तुम निवास करो। और
जीवक कुमार अभय की बात को स्वीकार करते हैं और उदयपुर में एक निवास बनाकर रहने लगते हैं। कथा यही समाप्त हो जाती है। लेकिन इस कथा से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा मिलती है कि देखिए कैसे गृहस्थ को संयमित होना चाहिए। दूसरा, एक विद्यार्थी को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो तकनीकी शिक्षा ही ग्रहण करे। तीसरा, कि एक जो राजा हैं या एक मानव है, उसे किस तरह से एक जीव के प्रति दया भाव रखना चाहिए। अगर वो कुमार अभय जीवक को उठाकर नहीं ले आते तो जीवक इतना बड़ा वैद्य कभी नहीं बन पाते। एक समय था जब जीवक ने भगवान बुद्ध के सिर का ऑपरेशन करके उनके सिर का ऑपरेशन किया था, सर्जरी किया था और उनके रोग को ठीक किया था। इतने बड़े वैद्य हो गए थे। तो इस पाठ से संबंधित मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी तैयार किए हैं जो शायद आपके लिए, आपके 12वीं की परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। जैसे जीवक कुमार बच्चों पाठ कहाँ से लिया गया है? आपका आंसर होगा सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय से। दूसरा क्वेश्चन है जीवक कुमार बच्चों कौन थे? तो एक वैद्य थे। जीवक कुमार बच्चों नाम कैसे पड़ा? तो जीवित होने के कारण जीवक तथा कुमार अभय की देखरेख में उनकी दासियों द्वारा पोषित होने के कारण कुमार बच्चों नाम पड़ा। अगला क्वेश्चन है कि शिल्प सीखने के लिए जीवक कुमार भृत्य कहाँ गए? तक्षशिला। कितने वर्षों में जीवक कुमार ने अपनी पढ़ाई पूरी की? 7 वर्षों में। पाथेय कम पड़ने पर जीवक कुमार ने क्या किया? साकेत में एक सृष्टि भार्या का इलाज कर अपना पाथेय जुटाया। सृष्टि भार्या किस रोग से पीड़ित थी? सिर दर्द से पीड़ित थी। सालवती कौन थी? राजगृह की गणिका एवं जीवक की माता। इस काल में कौन सा मुद्रा का प्रचलन था? करशापन। करशापन चांदी का सिक्का हुआ करता था और तांबे का भी हुआ करता था। सालवती एक रात्रि में कितना करशापन लेती थी? 100 करशापन लेती थी। सृष्टि के यहाँ से लौटते समय जीवक कुमार को भेंट स्वरूप क्या क्या मिले? 16,000 करशापन, दास दासी एवं एक अश्वरथ। अपने मुंह से निकले घी को सेठानी ने अपनी दासी को एक अलग बर्तन में रखने को क्यों कहा? ताकि उस घी का उपयोग दिया जलाने एवं दास दासियों की एड़ियों में लगाने के लिए किया जा सके। तो दोस्तों, ये सारा एक गृहस्थ जीवन जीने वाले के लिए उपयोगी है। कैसे हमें, खासकर एक विद्यार्थी के लिए ये है कि हमें किसी भी जीव का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और अपने पढ़ाई के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए कि हमें वैसा शिल्प, वैसी पढ़ाई करनी है जो हमारे जीवन को, हमारे परिवार के मेरी जीविका ऐसी हो कि मेरे परिवार का भरण पोषण कर सके। उसके लिए कोशिश कीजिए कि वो टेक्निकल पढ़ाई हो, तकनीकी शिक्षा ग्रहण करें। इन्हीं बातों के साथ अगर ये मेरा पाठ जीवक कुमार बच्चों आपको सरल, सरस और सुबोध लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।